अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस साकिब। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। रूह मौसीकी का हमारे ख़ित्ते से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसका एक ऐसा सहर होता है। ये सभी ने बात सुनी है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका मूड जैसा भी हो, ठीक है, अगर आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन लें हलीमा, तो बहुत जो है ना आपका मूड डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी तो कुछ गाने डिस्प्रीन का काम भी कर देते हैं, सर का दर्द भी बहुत बिल्कुल हद तक। ठीक कह रही हैं। और जब हम लोग देखें कि हमारे पास इतनी खूबसूरत बेल्ट है, उस पर हमारा फोक म्यूजिक, फिर हमारे क्लासिकल की अगर बात करें, फिर हमारे जिस तरीके से नए बैंड्स आ रहे हैं, बैंड्स कल्चर दोबारा से रिवाइव हो रहा है, फिर सिंगर्स, बेशुमार टैलेंट है पाकिस्तान के पास। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारा टॉपिक होगा कि रूह मौसीकी और दौर हाजिर, और दो खूबसूरत सी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं, मेरे बाईं जानिब यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा तो सभी वाकिफ़ हैं, बख्शी ब्रदर्स, शेरी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका और एक और हमारे साथ नन्हे उस्ताद मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी जानते हैं। तुफैल नियाज़ी साहब, कुर्बान नियाज़ी साहब हमारे साथ उन्हीं के घराने से मौजूद हैं। कुर्बान नियाज़ी साहब के ग्रैंडसन आशिर नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम आशिर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। थैंक यू सो मच। हम लोग स्टार्ट करेंगे शेरी भाई से। शेरी भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं हमारे बाकी बरादरान? सब ठीक हैं और आफी जॉब भाई और बाकी यावर भाई सब? हाँ बिल्कुल ठीक हैं और बड़ा मिस किया उन्होंने आना, बट समहाउ कुछ मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। नहीं, हमने इंशाल्लाह भी काफी उनको मिस किया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उनसे मुलाकात बिल्कुल, हो। कान पकड़ के लेके आऊंगा मैं उनको। इंशाल्लाह। ये अब बड़े शुक्रगुजार होंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सोफा जो है ना फुल हो। ठीक है, हमें बल्कि यहाँ पर एक और जगह एक बनानी दरमियान में भी बैठा हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग बल्कि करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे। वेल शेरी भाई, मौसीकी में ऐसा क्या है कि आप जब भी सुनते हैं ये अपनी तरफ खींच लेते हैं? मौसीकी आई थिंक कुछ ऐसी फॉर्म्स में से है कि जो नज़र नहीं आती, बट बहुत सारी नज़र आने वाली चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आप पे। इसलिए आप कोई खूबसूरत सा दरख्त देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उसके शैडो में बैठना अच्छा लगता है, उसकी एक जो ग्रेस है और उसकी हिस्ट्री जो है आपको नज़र आ रही होती है कि ये किन किन बारिशों मराहिल से से होके और खुश्क साली से और सैलाब से और पता नहीं किस किस मरहलों से गुजर के इतना बड़ा हुआ है। सो मौसीकी जो है वो ऐसी है। मौसीकी का एक मतलब ये भी होता है कि हवा में गिरहें लगाना। अब हवा में गिरहें लगाना एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। आप और ये तस्में महसूस होता है कि जब कोई खूबसूरत राग हो, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपने गिरे लगाने का बोला, ठीक है, हमारे तो जहन में गिरे खुल रही होती हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो गिरहें लगाने और खुलने वाला जो अमल है उसी को मौसीकी हम बोलते हैं। वही जो है ग़िज़ा होती है, वही सर दर्द की दवा होती है, और हर किस्म की फीलिंग जो है ना, अटैचमेंट, वो आपकी उससे जुड़ जाती है। अगर आप म्यूज़िक में थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर देखें, आप समझें म्यूज़िक को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो म्यूज़िक, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये पता है मेरे दोस्तों को, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने आज तक ज़िंदगी में मेडिसिन नहीं ली। अच्छा, मतलब ट्रस्ट में, मुझे नहीं पता कि जो आम तौर पे हम सर दर्द के लिए या किसी भी दर्द के लिए दवा खाते हैं। ठीक है शेरी भाई, हमने ये सुना है कि ये मेडिटेशन है, इन्होंने बात की सर दर्द की दवा, लेकिन ये अमल होता कैसे है? ठीक है, लेट्स से इस अमल के ऊपर अगर बात करें तो इस अमल का ताल्लुक जो है ना, वो आपकी रूह से है, वो आपकी ग्रूमिंग से है, वो आपकी स्कूलिंग से है, वो आपकी उस ग्राउंड से है जहाँ पे आप बचपन में खेलते हैं, आपके असातिज़ा से है, आपके माँ बाप से है, आपके कज़न से है, देन आपकी कॉलेज लाइफ से है, देन आपकी यूनिवर्सिटी से है, आप बस स्टॉप पे खड़े होके आते हैं या आपको कोई प्राडो पिक करने आती है, उससे है। बहुत सारी डायमेंशंस हैं इसकी, और हो सकता है कि हर डायमेंशन आप पूरी उस पर ना उतरें आपके जो आपकी रिक्वायर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बंदा ज़्यादा स्ट्रगल वाले दौर से गुजरता है ना, उसके लिए म्यूज़िक ज़्यादा अपीलिंग होता है, उसको ज्यादा कैची लगता है। ज़्यादा कैची करता है, क्योंकि वो फैक्ट्स पे बिलीव करना शुरू हो जाता है। जो एक ऑर्डिनरी सा बंदा होता है ना, वो फैक्ट्स पे बिलीव करता है, उसको पता होता है कि मेरे पास 200 रुपये और मैंने इस पे पूरा दिन गुजारना, ये फैक्ट है। उसको पता है कि मैंने इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं आएंगे, इसी में सरवाइव इसी पे सर्वाइव करना है, या मेरे पास अगर ये बाइक है
तो मैंने इसी पे जाना है, बारिश है, धूप है, जो भी है, इसी पे। सो जो फैक्ट्स पे बिलीव करने वाले, इनडायरेक्टली अल्लाह ताला पे बिलीव करने वाले लोग जो होते हैं, वो म्यूज़िक उनके लिए ज़्यादा आसान होता है समझना और उनके लिए अब्जॉर्व करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो प्रोसेस आपने बताया है उसको समझते हैं और उसके ऊपर चलना पसंद करते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम कुदरत से लड़ ही रहे होते हैं कि हमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो कितने फीसद लोग ऐसे हैं? बहुत कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वालिदैन वाला टाइम है, उस वक्त टेम्परामेंट्स काफ़ी बेहतर थे। अब टेम्परामेंट्स बड़े अजीब से हैं। अब आपको कोई रास्ता नहीं देता है, कोई ये नहीं कहता भाई आप पहले चले जाएं। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात की कि हाँ, रास्ता नहीं देता, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। पहले वक्त में अगर किसी से आप हंसी मजाक करें ना तो वो बर्दाश्त करता था, ठीक है, वो समझता था इस चीज़ को। आजकल तो बर्दाश्त भी कम होती जा रही है ऐसे। और उसका नजम, उसका बहुत ताल्लुक ये है कि हम आर्ट से दूर हैं, हम फन से दूर हैं, हम पेंटिंग से दूर हैं, हम बहुत सारे हालांकि हमारा खित्ता बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत बेशुमार आर्टिस्ट हैं। अल्लाह की तरफ से बेशुमार जो है करम नवाजी हमारे ऊपर। मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड क्या चल रहा है मौसीकी का? ओपन ट्रेंड है, ये तो नज़र आ रहा है। ओपन, मतलब ट्रूली ओपन ट्रेंड है, क्योंकि एक तरफ ये होता है कि शामून इस्माइल रैप गाना बनाते हैं, वो भी हिट हो जाता है। दूसरी तरफ सजाद साहब गज़ल कोई गाते हैं तो वो भी लोग पसंद कर रहे होते हैं। और तीसरी तरफ एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो कव्वाली सुन रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले होता था कि आजकल पॉप इन है या रॉक इन है। अब सब कुछ इन है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परामेंट्स हैं, हर एक का टेम्परामेंट। बस आप कोई आओ, अच्छी चीज़ बनाओ, हाँ, और छा जाओगे ऐसे। आशिर, सबसे पहले तो जिस घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, एक वो कहते हैं कि ना जीन्स में चीज़ें होती हैं और वो चलती आ रही होती हैं, तो आपको उसी के थ्रू जो है शौक़ डेवलप हुआ और फिर सीखना शुरू किया, या क्या था प्रोसेस? जी, मुझे एक तो जीन्स की तरफ से भी मिला और दूसरा मुझे बचपन से अपने दादा अबू को देख के लाइव शौक़ शुरू हुआ। और मेरे दादा मैं जब छोटा सा होता था और वो ख़ुद मुझे अपने रूम में बुला लेते होते थे और ख़ुद भी रियाज़ करते थे, मुझे भी साथ साथ करवाते थे, लेकिन ज़्यादातर मैं उन्हें ही देखता होता था। तो कितनी उम्र से आपने रियाज़ शुरू किया? मैंने अपने दादा के साथ ना पहली परफॉर्मेंस 2.5 साल की उम्र में की थी। वाह, वो परफॉर्मेंस क्या थी वो भी हम आपसे पूछेंगे। हाँ। पहला सेगमेंट हम लोग का है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं जी। सेगमेंट से वापस आएँ, बहुत सारी बातें हैं जो मौसीकी से रिलेटेड है, फिर हम लोग आप लोगों को कुछ सुनाएंगे भी। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ब्रेन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पर्सनल ग्रूमिंग। व्यूअर्स, फिटनेस के प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी आपको लोग बताते हैं, लेकिन हमारे आपको पता है 2-3 प्रोग्राम्स में हम आपको पॉस्चर पे और आपकी डाइट के ऊपर डिस्कशन चल रही है हमारी अली रज़ा TGI से, क्योंकि वैसे फ़िटनेस पे ध्यान देना तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, बट हम जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो कि आपकी ब्यूटी को डिस्टर्ब करते हैं, हम उन पे बात कर रहे थे और आज हम आपको वही एक्सरसाइजेज बताएंगे। हम टाइम आज आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे बातों में, आज हम आपको एक्सरसाइजेज करके बताएंगे। तो अली, आज आप सबसे पहले तो हमें बताएं, कौन सी आप बताएंगे, डबल चिन की बताएंगे या? मैं ओवरऑल बॉडी का बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी लड़की है, अब वो बैठी हुई है, जैसे मैं एक लड़की है यहाँ आराम से बैठ जाती है, मैम देखिएगा अब उसकी बैक एरिया फैसी साइडें फैट वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनके लिए वो अच्छा नहीं है। अब वो क्या करेंगी, अब दिस इज बैक बॉडी वर्कआउट, क्या करेंगी, ये पोजीशन लेंगी, इस तरह घर में कुछ सामान हो या कोई ऐसा बेंच हो वो रख लें, ठीक है। नॉर्मल से हाथ ऐसे रखें, फेस सामने रखना है क्योंकि उनके यहाँ फैट भी है, तो डबल चिन भी है, तो ये ऐसे रखना, इस लेग को ऊपर लेके ना और एंड देन गो बैक एंड मैक्सिमम होल्ड, एंड ये यू कैन डू 20 to 25 रेपिटेशन 1 गो। जब आप ऐसे से करेंगी तो राइट लेफ्ट ये आपने करना है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ये आपका सारा का सारा साइड का फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इससे पहले अच्छा, एक सेकंड, हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देते हैं। ये एक्सरसाइज गर्ल्स आपकी डबल चिन को कम भी करेगी अगर आप स्ट्रेट देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा लेग्स की एक्सरसाइज जो आप इन्होंने बताई, घर में स्टूल सबके पास है, मैट बिछाएं और ये लेग्स वाली एक्सरसाइज आप करेंगी तो आपकी जो बैक पे फैट्स हो जाती हैं वो आपकी कम होगी इससे। इनिशियली अगर आप 20 टाइम्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 टाइम्स के सेट्स आई थिंक
स्टार्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा यूज टू हो, एक ही दफ़ा में आप 20 टाइम कर लेंगे, आई थिंक थक जाएंगे, तो फिर आप दोबारा नहीं कर पाएंगे ना। ये डेली रूटीन पे करना होता है। हाँ। और प्लस मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी लड़की है जब वो ट्रेनिंग स्टार्ट करे उससे पहले उसका हाई और जंपिंग जैस वो इजीली कर सकते हैं। थोड़ा वार्म अप करें। हाँ जी, वार्म अप अगर करें। आपको नीज का पेन है, मसला है, तो फिर आप हाई नीज जंपिंग जैक से थोड़ा गुरेज करें और नॉर्मल अपनी ट्रेनिंग करें, ठीक है। अच्छा, हाई नीज आप किस तरह से किसको बोलते हैं, किस तरह से करना है एक्सरसाइज? ठीक है, रेपिटेशन 1 राइट। दिस एक्सरसाइज इज फॉर वार्म अप, ठीक है। वार्म अप आप करेंगे तो फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मैम। और उसके अलावा अगर कोई लड़की कहती है उसके बिल्कुल बाजू जैसे बिल्कुल फैट आ जाता है, तो वो क्या करेगी, सामने पंच स्टार्ट कर देगी। ओके, ये इसका पंचेस का तरीका क्या है कि 10 पंचेस आपने मूव करने और बिल्कुल फास्ट करें, ऐसे 1 कम ऑन 2 कम ऑन 3। अच्छा, ये मिल भी जाते हैं ना अली आपको घर में? मेरे ख्याल से वो मिल भी जाती है, वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, या कपड़ा डाल के या कोई ऐसा बना लें तो आप उससे पंच करना शुरू कर दें। बने बनाए भी मिल जाते हैं ग्लव्स, तो आप वो पंचिंग वाले एक्सरसाइजेस से आपकी यहाँ से जो मसल्स हैं ये आपके बनते भी हैं और फैट भी रिड्यूस होती है। बहुत ईजी बट ये एक्सरसाइज डे फर्स्ट की एक्सरसाइज है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो बस ये मोटिवेट करने के लिए होता है कि आप लोग लड़कियां क्या कर सकती है। फिर इसी तरह अपने अपर बॉडी स्ट्रेट रखा, ऐसे होल्ड देना है 10 to 15 सेकंड से होल्ड देना है, आपकी ओवरऑल बॉडी पर इसका इंपैक्ट अच्छा आएगा, ठीक है। इसी तरह सामने खड़ी होकर ये अपने ऐसे किक ऊपर लेके आना है, ऐसे बैंड करके ऊपर लेके आना है, ठीक है। अक्सर लड़कियां पूरी टांगों भी ऊपर लेके आती है जो इनके लिए ईजी है, ठीक है। इसी का ये वो एक्सरसाइज है जो क्रॉस फिट है, जिसमें कोई ऐसे वेट की जरूरत नहीं पड़ती। ये 10 to 15 ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छी। अच्छा, कार्डियो भी अच्छी, कार्डियो भी कर सकते हैं। कार्डियो में डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं वो बिल्कुल उसमें अक्सर आपकी लड़कियां क्या है, अब जैसे अब एक लड़की है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करके बैठ जाती है, अब वो जैसे हाई नीज ये तो खत्म हो गई, जंपिंग जैक्स ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर जंपिंग जैक्स है, ठीक है, ये भी कर सकती है। हाँ। ये 10 रेपिटेशन है, ये भी कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है अपने बिल्कुल हाथों को सीधा रखना है, मगर अब लड़कियां कर रही है हाथ ऐसे रख रही थी, नहीं, जब आपने बहुत स्मार्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, आपने बिल्कुल अपने हाथ सीधे रखें, इसको हार्डवेयर जैसे नाइफ की तरह बनाना है, ऐसे ऊपर को लेके जाएंगे एंड राइट एंड लेफ्ट मूव करना है, उससे आपकी साइडें भी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा गर्ल्स, आपने एक्सरसाइज में ना पोस्चर का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। हम ये जो बात बार बार करें, देखिए वीडियोस आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, आपको टीवी प्रोग्राम्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो हम पॉइंट बता रहे हैं आप उसको नोटिस करें। ये जो अब आर्म्स की इन्होंने एक्सरसाइज बताई है, अगर आप उसको ढीले पोस्चर के साथ करेंगे तो आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। आपने स्ट्रेट रखनी है अपनी बैक, और आपने किस तरह से बताया, दोबारा से बताएं। जैसे अब अगर हम पंचेस बना करेंगे तो सही नहीं है, तो आपने अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट ऊपर मूव करना है, और मूव सीधा नहीं करना, बिल्कुल साइड पर मूव करना है, ये साइड पर बिल्कुल आप 90 डिग्री एंगल पे बिल्कुल मुड़ सके, ऐसे राइट एंड लेफ्ट। अगर ये मुश्किल हो रहा है तो फिर सामने बट फास्ट पंच करते हैं, उससे क्या होगा, अगर ये साइडों का फाइट है, लड़कियों का मसला है, बर्जस्ट का इशू है, तो वो भी आपका टाइट होना शुरू। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो इन्होंने बताई, और बहुत ईजी है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप ये भी करें तो आपको फर्क पड़े। अच्छा, डबल चिन के लिए आपको स्पेसिफिक बताइए मुझे। ऊपर मैं आपसे बात शेयर करूँगा, जैसे अभी ये बेंच ले लिया, जैसे मैंने बेंच लिया, हल्का सा मैं इसके ऊपर ऐसे लेट जाऊँगा, हल्का सा लेट जाऊँगा, बिल्कुल अपने फेस को थोड़ा सा बिल्कुल हवा में रखूँगा, नीचे से जाऊँगा, ऐसे नीचे से ऊपर आऊँगा, नीचे जाऊँगा, ऐसे ऊपर आऊँगा, मगर आपको लगे होल्ड दे रहा है, फेस को बिल्कुल सामने रखना है। इसी तरह हम राइट एंड लेफ्ट को भी फेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट बार बार कर सकते हैं, 10 to 15 रेपिटेशन ऊपर से नीचे, फिर राइट एंड लेफ्ट, फिर ऊपर और नीचे, फिर ऊपर आके लास्ट 10 सेकंड से होल्ड देंगे तो फेस आपका। अच्छा, जरा ये थोड़ा सा करके दिखाइएगा, जैसे ये आपने बिल्कुल नीचे चली गई, फिर यहाँ पे, फिर ऊपर आए, ठीक है, नीचे चली गई, ऐसे ऊपर आ गई। जैसे आप ऊपर आते हो तो ऐसे होल्ड देते हो, लास्ट वाला आखिर 15 रेपिटेशन के बाद आप ऐसे होल्ड देंगे, इससे लड़की को चक्कर आते हैं, मगर वो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा, अगर उन लड़कियों को जिनको प्रॉब्लम है फेस के दानों की, और जब वो एक्सरसाइज करती हैं तो उनका जो फेस का ब्लड है वो उनको न्यू मिलता है, क्योंकि अक्सर वो लड़कियां जो होती है ऐसे सीधी खड़ी होती है, कभी भी ऐसे फेस उनका बहुत मुश्किल से जाता है। जब आप फेस की एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट। और ये व्यूअर्स, ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है ना ब्रेन तक एक प्रॉपर तरीके से आई थिंक सर्कुलेट होता है ना। और ये एक्सरसाइज जरूरी है कि स्टूल पे रख के आप इतनी मुश्किल करके करें, आप बेड के ऊपर लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है, ईजी होके, लेकिन आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, बेड में आपके ऐसा गद्दा नहीं होना चाहिए जिससे कर्व आए आपके। और कुछ ऐसी वीडियो जो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे जो डिटेल के साथ होगी, उस पर आपको इम्पैक्ट आएगा, और आपका वो वर्कआउट जो होगा वो डे फर्स्ट से लेकर आप चाहे 30 डेज भी करेंगे तो उसमें आपको ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज मिलेगी। अच्छा, क्विकली थोड़ा सा बता दें कि हम जो बेली फैट है उसको कैसे कम कर सकते हैं घर में। जी, बेली फैट के लिए जो कम करने के लिए एक्सरसाइज है वो क्या करती है, अक्सर लड़कियां जब आप खड़ी होगी, लड़की कह रही मैंने जी बेली फैट कम करना है। अब बेली फैट स्टार्ट से कम नहीं होता, उसकी जो बेस है वो क्या होगा कि आप पहले डायरेक्ट पेड़ कभी हिट ना करो, ठीक है। उसके लिए क्या करें, आप जुम्बा डांस कर ले, नहीं तो फिर आप क्या करें, जैसे मैंने ये लास्ट टाइम किक किया है, ये बहुत अच्छी किक्स है। अगर यहाँ से लेकर हाथ ऊपर लेके जाएंगे
और फिर ऐसे बिल्कुल टच करना है। ये जितना ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके ऑटोमेटिक कमर पे अच्छा इम्पैक्ट और आएगा। मेरे ख्याल से जब आप खड़े होते हैं तो आप जितना पेट को लूज करके खड़े होते हैं उतना वो पेट आई थिंक स्टमक या आपकी जो बेली फैट है Yes. वो लूज होना शुरू हो जाती है। तो आप स्ट्रेट खड़े हो, आप स्टमक को कोशिश करें, आई थिंक जी, बेल्ट और भी पहने पेट अचानक नॉर्मल मैम अंदर नहीं जाएगा। हाँ। जब तक आपकी कमर का फैट नहीं होगा, कमर का फैट उतरेगा तो लव हैंडल ऑटोमेटिक कम होंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखाया था, ठीक है जी, इसमें हम आपने बैक की जब ऐसे कर रही हैं तो ये आपकी कमर ऑटोमेटिक हार्ड हो रही है। जब आपकी कमर हार्ड हो रही है और कमर क्या हो रहा है, यहाँ से फैट उतर रहा है, जब कमर से फैट उतर है लव हैंडल ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये आपकी ओवरऑल लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है और ऐसे बैक बिल्कुल जाके होल्ड देना। ठीक है जी। और ये फिर आस्ता आस्ता फिर क्या होता है कि आपका स्टेमिना बिल्कुल बिल्ड होता है, तो फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करती है। ठीक है व्यूअर्स, हमने तो आपको एक्सरसाइज बतानी थी, हमने तरीके बताने थे, करना अब आपने है। आपको मेरे ख्याल से आई थिंक आप लंबी कॉम्प्लिकेशंस और लंबी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज में ना भी जाएं, आप थोड़ा बहुत भी रूटीन में वर्कआउट करती रहें, आप थकाए नहीं अपने आप को। पॉइंट ये है कि आप एक दिन करके जिम और एक दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आप अगले दिन थक जाएं और डीमोटिवेट हो और आपको रिजल्ट्स भी आप कहें कि जी 4 दिन मैंने की, मैं इतनी थक भी गई और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो आप समझ लें कि आपने इसलिए नहीं करनी कि एक्सरसाइज के आपने फ़ौरन पतले होना है। आपने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करना है, आपने बस ये सोचना है कि मैंने फिट रहना है और मैंने हेल्दी रहना है। तो आप बस थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहे 5 मिनट भी आप डेली करें, आप इधर से स्टार्ट लें, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं। आप खुद यूज टू इतने हो जाएंगे कि आपका एक्सरसाइज के बगैर आपको गुजारा ही नहीं होगा। और फिर आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली जब इंप्रूव होगा तो चेहरे पे भी ग्लो आएगा और आप खुद भी फिट और प्यारे लगेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और इससे आपने फ़ायदा लिया होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आएंगे नए गेस्ट के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं उसी बात की तरफ जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया था कि 2.5 साल की उम्र में आपने पहली परफॉर्मेंस की। Yes, तो आश्रय वो परफॉर्मेंस क्या थी, हमें भी ज़रा सुनाएं। वो परफॉर्मेंस ये पहले मैं ये बताऊंगा कि वो किधर बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। परफॉर्म की थी। वो मैंने परफॉर्मेंस की थी मैम फौजिया, डॉक्टर फौजिया हैं, हाल ही में वो लोकगीत साहब की भी ईडी रही है, फिर PNCA में थी। जी जी। तो उनकी मंगनी पे मैंने वो पहली परफॉर्मेंस अपने दादा के साथ की थी। अच्छा। और वो परफॉर्मेंस ये थी जो मेरे दादा ने भी PTV का आगाज़ किया था, लाई बेकदराना ली आ रही थी टूट गई तरह करके, वही मैं भी आपको सुनाऊंगा। लाई बेकदराना ली यारी, लाई बेकदराना ली यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। लाई बेकदराना ली यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई खिड़ियाँ ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई खिड़ियाँ ने गुलजारा। ओ गल्ला सूहे रंग वटाए टैकने जब बहारा, ओ गल्ला सूहे रंग वटाए टैकने जब बहारा। ओ पींग माई दियां चूटने आईयां मस्त अलर मुटियारा, ओ पींग माई दियां चूटने आईयां मस्त अलर मुटियारा। बई वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारा, ओ वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारा। जदों आई ततड़ी दी वारी है ते टूट गई तड़क 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 करके, लाई बेकदरा यारी ते टूट गई तड़क करके। ओ बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके, लाई बेकदरान यारी ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। बहुत क्या खूबसूरत बात यार, है। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। Thank you so much. और वाकई लग रहा है कि आपने इतनी 2.5 साल की ज़्यादा- उम्र से आप कर रहे हैं हाँ, रियाज, practice ठीक है, करके। नज़र आ रहा है, ठीक है। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दें, Thank you आपकी so आवाज़ में मज़ीद बरकत डालें। शेरी भाई जनाब रिक्वेस्ट है, ठीक है, और मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। आप चारों होते तब भी मैं यही रिक्वेस्ट करता, बोलो हैदर कलंदर। ज़रूर उसकी रिक्वेस्ट है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि अमूमन हम चारों गाते हैं जी, जी, तो वो बिल्कुल। इम्प्रेशन जो है वो ज़्यादा ज़रा उस नहीं, तरह से- ऑडियंस भी इस बात को समझती है, हम भी समझते हैं। और अगर आपको आता है तो आप भी साथ मैं कोशिश करूँगा पूरी why आपके not? साथ। Why not?
बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली। जिससे राजी खुदा, जिससे राजी खुदा वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली, बोलो अली। ओ बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली। अल्लाह रसूल और नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी। अल्लाह रसूल और नाम अली, इनको पुकारा है तो बात बनी। किया खैबर फतह, किया खैबर फतह वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली। ओ बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली। ओ मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। किया खैबर फतह, किया खैबर फतह वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली। ओ बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली। वो है शेरे खुदा, वो है शेरे खुदा वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली। ओ बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ज़्यादा। खूबसूरत। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी ये परफॉर्म करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पे। आगे भी चल के मज़ीद भी सुनेंगे आशिर से भी और आपसे भी। शरीफ भाई मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा सिन्फ़ मौसीकी कौन सी अहम है, जो सबसे ज़्यादा जिससे आपको लगा हो? कव्वाली। कव्वाली मेरे नज़दीक भी कव्वाली है। उसकी वजह ये है कि आई थिंक हम दोनों का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो शायद ऐसा है कि हमें कव्वाली अच्छी लगती है, नो डाउट। क्योंकि एक again- प्योरिटी और एक जो है ना वो अलग की दुनिया की जी चीज़ है। ऐसे ही है। और जो लोग भी कव्वाली पसंद करते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक लाइफ और फैक्ट्स पे बिलीव करने वाले और बड़े सच्चाई पसंद, सच्चाई गो और आई टोटली एग्री। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से उस तरह के जो लोग होते हैं ना, ज़्यादातर मतलब जो कव्वाली पसंद करने वाले होते हैं उनमें ये फैक्ट्स होते हैं आम तौर पर। देखिए हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जब कव्वाली का ना वो तबले से ही आगाज़ होता है ना, ठीक है, और वो पहले जब कोर्स शुरू होता है, ठीक है, तो वहीं से जो है ना। और इसकी नजम बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कव्वाली जिनकी इजाद है हज़रत अमीर खुसरो की, क्या बात है, उनका भी तो असर होना है ना। हम इस पे आएंगे, बात करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है हज़रत अमीर खुसरो और फिर जहाँ से उनका ताल्लुक़ था, ठीक है, वहाँ से ये सिलसिला किस तरीके से निकला। और फिर इस वक्त हम लोगों का चूँकि टॉपिक है दौरे हाजिर, तो हम दौरे हाजिर में मौसीकी को ट्रीट कैसे करते हैं एक आम लेवल पे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, जल्दी से देखें और वापस आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज। बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और सिखा भी चुके हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम टेक्निक्स को, इन तमाम चीज़ों को इंजॉय कर रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम फ़न में सीखें और सिखाएं। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की।
कुछ हमारे दोस्त हमें ये पूछ रहे हैं कि जी हमें ये ज़रूर बताइए कि मार्शल आर्ट और ये जो कराटे हैं और ये सेल्फ डिफेंस क्या उससे अलग है जो आप ये चीज़ें करवा रहे हैं? तो जी ये बिल्कुल उससे अलग नहीं है। ये मार्शल आर्ट में से ही तमाम चीज़ें निकाली हैं हमने, वो मार्शल आर्ट के तमाम स्टाइल्स में से जो बेस्ट टेक्निक्स हैं उनको निकाल के सेल्फ डिफेंस बनाया जाता है मर्ज करके, और आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कोशिश की कि कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की जाएं, बनाई जाएं कि आप घर बैठे उनको सीख सकें, आपको किसी क्लब जाने की ज़रूरत ना हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना हो। तो हमने इस तरह की चीज़ें बनाई थी और मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें एंजॉय भी किया होगा और उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आपको हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी मखसूस स्टाइल की कोई चीज़ सिखाने की कोशिश ना करें, हम तमाम चीज़ों में से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको सिखाएं और उसके लिए आपको किसी क्लब जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम आगे चल के कुछ पंच और कुछ किक्स भी सीखेंगे क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जी हम सीखना चाहते हैं और हम आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ है ही आपके लिए। तो हम वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पहले तो जो हमने सेल्फ डिफेंस किया तो उसके लिए हमें कोई स्ट्रेचिंग की ज़रूरत नहीं थी, कोई हमें ख़ास एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज उसके साथ कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपके बाजू स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो आप किसी के साथ सेल्फ डिफेंस करते हुए या ज़ोर आजमाई करते हुए प्रॉपर जान लगा पाएंगे। तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है। साथ अगर किसी का कोई पेट निकल रहा है या वेट बढ़ रहा है तो वो भी कम हो जाएगा, आपको इसके फ़ायदे ही होंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। तो बिना किसी डिले के थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करना सीखते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दूं और आपको बिना क्लब जाए बगैर आपको कुछ किक्स और पंच चलाना आ जाएं तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो कोई भी गेम करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए आपका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वार्म अप किए बगैर कोई चीज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके मसल्स फट जाएंगे, टिश्यूज़ फट जाएंगे, आपको मुख्तलिफ इंजरीज़ हो जाएंगी, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ हैं, जो मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज़ हैं फुल बॉडी की, पहले तो आप वो करें। सबसे पहले जब आप जहाँ पे भी खड़े हुए तो लाइट जंप से आप स्टार्ट करें। इस तरह से करके आप जंपिंग कर सकते हैं, रोप जंप कर सकते हैं, लाइट जंप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी लेग्स को क्लोज कर लीजिए, नीज के ऊपर हाथ रखिए और उसके बाद आप सिटअप वाली पोजीशन में नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड। नीज को हम राउंड कर रहे हैं ऐसे, एक साइड पर और फिर दूसरी साइड पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट टू फ्रंट, राइट को सामने रखेंगे, नी को प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चेंज योर लेग साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, स्टैंड अप। जी, अब हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद अब हम नीज पर जाएंगे, नीज को ऐसे अपनी तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से हम बैक साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके जी, अब हम आ जाएंगे नेक वाली एक्सरसाइज के ऊपर। हाथ आपने रखना है यहाँ पे, नीचे देखना है और ऊपर देखना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है आपको। ओके जी, लेग्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद हाथ निकालेंगे साइड पर और ज़ोर से आपने ऐसे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आर्म सर्कल हमने करने हैं, हाथों को आगे की तरफ घुमाना है, ऐसे राउंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
ये एक्सरसाइज करते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि आप इतने ज़ोर से करें कि आपका ब्लड यहाँ पे आपको फिंगर्स के अंदर फील हो। हाथ रखेंगे शोल्डर्स के ऊपर, अब उसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, बैक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम रिलैक्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, अब हम लेग्स को क्लोज करेंगे, हैंड्स को अप करेंगे और नीचे जाके हम टच करने की कोशिश करेंगे, पाँव की फिंगर्स को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नीचे ज़मीन को हाथ लगा सकते हैं यूँ करके तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं कि जब आप ये कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो बैक साइड है यहाँ पे पेन फील होगा, क्योंकि मसल्स आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। और जब अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपके हाथ शायद यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन आपने करना क्या, ऐसे करके आप अपने आप को बॉडी को पुश करेंगे तो आस्ता आस्ता फिर आपके हाथ नीचे जाके लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने जब यूं नीचे जाना है तो ये नीज़ आप देख रहे हैं मेरे, इन नीज़ को आपने ऐसे बेंड नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप नीचे जाएं तो ये मेरी नीज़ पे आपने नज़र रखनी है। आपने नीज़ को ऐसे नहीं करना है, नीज़ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे और आप यहाँ से जाएंगे नीचे और यूँ टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज। इसके बाद आप अपने लेग्स को इस पोजिशन में खोलेंगे और 1 पे जाएंगे आगे, यूँ घुटने आपने सीधे रखने हैं, 1 पे जाएंगे आगे और 2 पे कमर पे हाथ रखते हुए उसको बैक साइड पे प्रेस करेंगे मैक्सिमम। जितना आप पीछे जा सकते हैं इतना आप पीछे जाएंगे। 1 2 3 4। ओके जी, चेंज करते हैं। अब आप एक हाथ रखेंगे सर की साइड पर, एक रखेंगे कमर पर और साइड से खुद को यूं नीचे करेंगे। 1 2 3 4। ओके, अब हम दोबारा चेंज करेंगे, हाथ आप रखेंगे सर के पीछे, नीचे जाएंगे, राइट घुटने को सर लगाने की कोशिश करेंगे, ऊपर आएंगे, लेफ्ट घुटने को सर लगाने की कोशिश करेंगे। ओके जी, आर यू रेडी? 1 2 3 4। आगे जी, पोजीशन चेंज करेंगे, दोनों हाथों का पंच बनाएंगे, अपनी बॉडी को लेग्स के बीच में लेके जाने की कोशिश करेंगे, यूं फिर ऊपर लाके डायरेक्ट देके ओपन करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, अब हम करेंगे कुछ यूँ कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आप राइट फुट पर रखेंगे, ऊपर वाले हाथ को यूँ सीधा रखेंगे और स्पीड से आप चेंज करेंगे और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। ओके जी, अब इसके बाद हमने करना क्या है कि आपने एक साइड पे ऐसे बैठने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। अच्छा, शर्त ये है कि नी को हमने स्ट्रेट रखना है। शुरू में आपका पाँव ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि आपका नी जो है स्ट्रेट हो। फिर शुरू में आप ऐसे करेंगे और जब आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो आप पाँव को इस पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो हम आपके लेवल पे करते हैं, हाथ यहाँ पे रखा, खड़े होंगे और साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे बैठेंगे। अच्छा, आप कुछ लोग क्या करेंगे, यूँ करेंगे, हाथ रख के ऐसे करना शुरू कर देंगे या पाँव को ऐसे खींच लेंगे। तो पाँव को खींचना नहीं है, आपने जहाँ पे रखे हैं पाँव ये वहीं पे रहेंगे, साइड से बैठेंगे। अब इसको हम यहीं से डाउन करेंगे, उसी जगह पे खड़े होंगे और दूसरी साइड पे बैठेंगे। कमर को बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुका देंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे ताकि लेग के ऊपर वेट पड़े, स्ट्रेच हो। तो इन फ्यूचर जब हम किक सीखें या पंचेस सीखें तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, खास करके जब हम किक सीखें तो आपकी स्ट्रेचिंग जो है बेहतरीन हो चुकी हो। अब आप लेग्स ओपन करेंगे, हाथ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी, जोर लगाएंगे और पुशअप वाली पोजीशन में अपनी चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे। 1, आपको याद रखिए कि जॉइंट्स के ऊपर बहुत जोर फील होगा, आपने उसको बर्दाश्त करना है। 2 3 and 4, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे इस पोजीशन में, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे और
बैलेंस करना शुरू करेंगे। फिर आस्ता आस्ता जब आपको ये लगे कि आपकी लेग्स नीचे जा रही हैं, आप जोर लगाना शुरू करें। और क्या करेंगे, फिर हम पोजीशन चेंज करेंगे। चेंज करके आस्ता आस्ता आप लेग्स को आगे लेकर जाएंगे और करते करते फिर आप इस लेवल पर इंशाल्लाह आ जाएंगे और आप इसको प्रेस करेंगे। आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा, इसको आपने एंजॉय किया होगा और ये तमाम एक्सरसाइज आपने मेरे साथ परफॉर्म की होंगी। यकीनन परफॉर्म की होंगी तो आपका सांस भी मेरी तरह फूलना चाहिए और पसीना भी निकलना चाहिए, शर्त यह है। इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और शो में खुशामदीद कहेंगे। शहरी भाई, हम लोग जिक्र कर रहे थे हज़रत अमीर खुसरो का, और जिधर से उनका ताल्लुक फिर हमें जोड़ता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह। जी। तो इनके बारे में बताएं कुछ कि उन्होंने तो जिस तरीके से तबला उन्हीं की तरफ से आया, ठीक है, फिर आगे सितार, तो ज़रा उनकी बात ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो है टॉपिक यही अधूरा रहता है। नजम, पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इन बहुत बड़ी हस्तियों के बारे में मैं कुछ कहूँ, तो सारी दुनिया जानती है उनको। लेकिन जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है तो हज़रत अमीर खुसरो ना सिर्फ बहुत अच्छे पोइट, बहुत अच्छे मौसीकार, बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वाले, और साथ साथ एक बहुत अच्छी, बहुत रूहानी शख्सियत, बहुत सारी डायमेंशंस हैं उनकी एक्चुअली। सो तबला जो है उनकी इजाद है, सितार जैसा कि आपने कहा, और बहुत से राग हैं, राग एमन जिस तरह उनकी इजाद है। सो अगर हम जो पहले बात कर रहे थे कि कनेक्शंस बनते हैं, फ्रीक्वेंसीज बनती हैं कहीं आसमान पे जब कवाल गा रहा होता है और आपको ना चाहते हुए भी रोना आ रहा होता है या आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो किस चीज़ से खड़े हो रहे होते हैं, सोचने वाली बात। वही जो गिरोह वाली आपने बात की थी ना, जी, शायद वो बिल्कुल। बंद रही होती है और हमारा कनेक्शन डायरेक्ट वहाँ जी, जा रहा बिल्कुल होता है। ऐसे। इनफैक्ट अभी मैं रास्ते में आते हुए आशिर और मैं एक मैडम नूरजहां की गज़ल सुन रहे थे, हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप है, क्या करूँगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप है। अच्छा, अब ये फिल्म में जो पिक्चराइज हुआ वो एक बड़ा रोमांटिक सा सीन हीरो हीरोइन पे हुआ। मैंने ये पाक पतन में हज़रत बाबा फरीद के उर्स पे एक कवाल से सुना। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं कि उनके जो मुर्शद हैं वो सामने बैठे हुए और वो उनके सामने ये कलाम पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक लाइन सुनाता हूँ और आपने उसको उस एंगल से सोचना है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों पे और ऑडियंस पे। हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप है, हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप है, क्या करूँगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप है, हो तमन्ना और क्या। अच्छा, कि सुनाने का मकसद ये था कि फिल्म में हुआ पिक्चराइज हीरो और हीरोइन की सिचुएशन पे। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी अम्मा के लिए गाऊं, माइंड में किसको रखा हुआ है अपने उस्ताद के लिए गाऊं, अपने मुर्शिद के लिए गाऊं, या अपने पाकिस्तान के लिए गा लूं। राइट? फ्रीक्वेंसीज आपके अंदर है, गाने में नहीं। ये सोच आपकी है कि आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम एज उधर ही एक किसी और ही जगह के वो बाबा जी ऐसे करके बैठे और साथ लगाया हुआ जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी रहंदी गल ना लग के तेरे, सावां दे नेड़े नेड़े। अच्छा, अब वो रो रहे हैं। मैं कहा बाबा जी की होया, खैरियत, मैडम ने सही नहीं गाया? ऐसे मजाक। ओ बेटा, मैनू तो पता ही नहीं मैडम ने गाया भी है कि नहीं।
तो देखते सी क्या की रहे ने, मैंने तो मेरे अब्बा जी याद आ रहे हैं कि काश मैं उनके सांवों के साथ सांस के साथ लगा रहता और वो नेकलेस बन के मैं उनके सांस के साथ सीने के साथ लगा रहता। सो दिस ऑल डिपेंड्स व्हाट इनसाइड यू, जो आपके अंदर है ना उस तरह आपको गाना दिखने लग पड़ता है, उस तरह आपको लोग दिखने लग पड़ते हैं। एक बंदा होता है पॉजिटिव होते हैं, कभी लड़ते ही नहीं किसी के साथ। अच्छा तो शहरी भाई मुझे फिर ये बताएं चीज़, ठीक है हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, सबकी रोजी रोटी है या सबका काम चल रहा है, किसी पे हम जो है वो तनकीद नहीं करते, लेकिन जब इतनी चीज़ें निकलती हों, ठीक है, लिखने वाले पीर नसीरुद्दीन नसीर, ठीक है, पढ़ने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये एक हमारा ये कल्चर एक रहा हो, हम लोग ये सुन रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, फिर एक बंदा ऐसा आए जो रैप, ठीक है, अब जिस किस्म की आ रही है, ठीक है, कि मैं घर से निकला, ठीक है, बस में बैठा, वहाँ गया, फलान किया, वो किया, तो मतलब कुछ जो है मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरफ फॉलो कर रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं। नजम, इससे मुझे ये लगा कि आपको शायरी पे एतराज है। नहीं, मुझे गाने वालों पे भी एतराज है, ठीक है, असल एतराज तो शायरी पे हुआ ना, जो लिरिक्स उनको मिल रहे हैं वो गा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ तो सजाद अली साहब की कि तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कभी ये गाना सुने, आपको कभी भी वो वाली बदतमीजी नहीं इनके गाने में नजर आई। एग्जैक्टली। उसकी वजह क्या कि उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, शाइस्तगी से गाया गया, सुर में गाया गया, लय में गाया गया, और हर मौसीकी के जितने पॉइंट्स हैं ना उन सबको 100% से उसको निभाया गया। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना। अच्छा, उसके बाद आप कहते हो जी बस भी बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। अब ये भी वही वाले लिरिक्स हैं जो रैप वाले, बस भी बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। अब जब आप इस तरह सुनोगे ना तो आपको लगा नहीं यार मेरा मूड नहीं है, ये मूड मेरा नहीं है। सजाद साहब जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको भी इतनी अच्छी तरीके से निभा देते हैं कि वो आपको गाना लगता है, वो वाला फील नहीं आती है ना उसको। सो आई थिंक समहाउ कहीं ना कहीं लिरिक्स भी मैटर करते हैं, समहाउ म्यूजिक गाने वाला वीडियो ऑडियो सब चीज़ें मैटर करती हैं। हर किसी से ये सवाल पूछते हैं, अरीब अजहर साहब आए उनसे भी ये सवाल किया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जब वो परफॉर्म करते थे या जो जो उनकी तरफ से कलाम आए, गाने आए, कवालियाँ आई, क्या अब लिखने वाले वैसे नहीं हैं, ठीक है, या लिखने वालों को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं? क्या यार मैं बताऊँ, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोक स्टूडियो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, नेस्कैफे बेसमेंट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ये बड़ा डिपेंड कर रहा था। अगर आप सोचें कि अभी कोक स्टूडियो के 12 या 13 सीजन्स हुए, नेस्कैफे बेसमेंट के 5 सीजन, हाँ बिल्कुल, क्या ही अच्छा होता कि इन 12 सीजन्स में हम बजाय कमीज़ तेरी काली दोबारा रीडू करने के हम किसी और रंग की कमीज़ लिखते और नया कुछ लिख लेते। एग्जैक्टली। या हम ये करते कि समी मेरी वार की जगह कोई और फोक सॉन्ग लिखते, और वो लिखते तब जब शायर होते, शायरों को ढूंढा जाता, उनसे कहा जाता कि जी आप ओरिजिनल सॉन्ग्स लिखें। जस्ट इमेजिन कि एक सीज़न में अगर 30 गाने हैं, उनमें से अगर 25 भी ओरिजिनल होते और वो शायरों ने लिखे होते, तो आज शायर जो है स्टेटस उनका यहाँ होता, जो आज राहत साहब का स्टेटस है, या जो सजाद अली साहब का या मोमना मुस्तहसन का है, वो स्टेटस आज रहमान फारिस का होता या किसी और शायर का होता। यू नो, हमारे यहाँ शायरों को हमेशा से हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है, नहीं हमेशा से नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा था वापस आके कि किसी ने कलाम लिया और सुना और दुनिया जानती है आज सागर सिद्दीकी को भी, ठीक है, तो ये तो है कि ढूंढने वाले तो हो ना, ठीक है। तो ये हम लोग आते हैं यहाँ पर आएंगे, सेगमेंट की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है जी, सेगमेंट देखें, वापस आएंगे और फिर हम आशिर की तरफ जाएंगे। काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनसे कुछ और भी सुनते हैं और अभी गपशप करते हैं, हमारे साथ रहिए। आर्टिस्ट और स्ट्रगल, ये दोनों चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई हैं काफ़ी। आर्टिस्ट एक ट्रू सेंस में आर्टिस्ट बनता ही नहीं है जब तक वो स्ट्रगल के थ्रू ना गुजरे। आई कम फ्रॉम अ मिलिट्री एंड फ्यूडल बैकग्राउंड जहाँ पे म्यूज़िक को एज अ हॉबी बहुत इनकरेज किया जाता है, लेकिन अगर उसको आप प्रोफेशन बनाने का सोचें तो थोड़ी सी आपको डिस्करेजमेंट फेस करनी पड़ती है। मैंने अपनी आवाज़ को हमेशा एक गिफ्ट की तरह देखा है कि ये मतलब ये चीज़ मुझे खुदा ने एक गिफ्ट दी है। मैंने शुरू किया था ड्रम बजाने, मुझे याद है मिलाक के डब्बों पे जो आपके बेसिकली दूध के डब्बे होते हैं, विद अ पेपर कटर,
और जो ये क्रैश और सिंबल्स जितने भी होते हैं वो मैंने बनाए होते थे, जो कि प्लेट्स होती हैं स्टील की। म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम मुझे नज़र आता था कि जो मुझे लगता था कि ये एक वो चीज़ है कि जिसमें मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपना नाम बना सकता हूँ। म्यूज़िक की एक जो सबसे बड़ी जो है मेरे ख्याल से खसूसियत जो कि है म्यूज़िक की, वो ये है इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक केवमैन को भी अगर कोई लैंग्वेज नहीं भी आती ना, वो म्यूज़िक को ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकता है, वो उसको फील कर सकता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक्त आई सॉ दिस बैंड कॉल्ड RAs. इट वाज अ बैंड फ्रॉम माय ओन क्लास. तब तक मुझे नहीं पता था गिटार क्या होता है, बट आई सॉ दिस गाय एंड यू नो ही वाज होल्डिंग द गिटार एंड ही लुक्ड रियली कूल. मेरा बड़ा भाई एक्चुअली गिटार बजाता है और वो मुबीन भाई के साथ ही बजाता होता था पहले, उस वक्त जो उनका बैंड था। तो आई वुड से कि मेरी जो पहली एक इंस्पिरेशन थी, एक मेरे लिए रोल मॉडल था, वो मेरा बड़ा भाई था। मैं लास्ट 25 ईयर्स से अपने इस म्यूज़िक के प्रोफेशन में हूँ। जो मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो भी म्यूज़िक के साथ ही रिलेटेड थे। जैसा कि हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को म्यूज़िक दिया, सॉन्ग्स कंपोजिशंस दी, पंजाबी, उर्दू। सूफीज़म मेरे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, आपको ये पहनना पड़ता है। आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ें, जितने सूफीज़ आए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को दोस्त बनाने की बात की। बड़े बड़े नाम है, लेकिन उन सूफियों का नाम आज भी जिंदा है, उनकी पोइट्री आज भी जिंदा है, क्योंकि शायद उसके अंदर वो सेंस ऑफ पीस था जो इंसान ढूंढता है। इंसान ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी पीस ढूंढता ढूंढता मर जाता है। ये एक ऑर्डिनरी म्यूज़िक नहीं है सूफी म्यूज़िक जो है। इसमें आप सिर्फ किसी की स्टोरी नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें आपको बता रहे होते कि भाई आपकी ये स्टोरी है। मेरे लिए दोबारा से बहुत ब्लेसिंग है कि मैं इस तरह की म्यूज़िक में, जिसने मुझे सिर्फ म्यूज़िकली नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे अपने अंदर की जो गलतियाँ थी ना, मैंने वो भी सुधारी हैं। When I discovered Dhool and when I jammed with Dhool for the first time, I was playing in this same very jam room with the guys, but I was not here, but I was somewhere on the spiritual plane. सूफ़ी एक जो जॉनरा है, इसमें एक मेरे सबसे पहले तो जो मेरे दिल की एक ऐसे जैसे तार जुड़ी सी हुई है। इसमें एक सुकून सा भी है सूफ़ी रॉक में। मुझे सूफ़ी का तो एक दिल में जज्बा था ही, लेकिन जो अभी सूफ़ी रॉक जो मिक्सअप हो गया है वो धूल में मैंने देखा है। साथ दोस्त बच्चे सुनते थे, मैं उस तरह के गाने बिल्कुल नहीं सुनता था, तो मैं थोड़ा एबनॉर्मल सा कंसिडर किया जाता था। तो टीचर्स ने कहा कि यार किसी फंक्शन पे आप हमें प्ले कर लें, ये कर लें, तो मुझे ना उस टाइम समझ नहीं आती थी कि मैं क्या। एक बैटल ऑफ द बैंड्स एक आया था, स्टार्ट हुआ था टीवी पे। वो मैंने दानियाल को आई जस्ट कॉल्ड हिम, मैंने कहा कि ना आ रहा है इवेंट, एक चीज़ आ रही है टीवी शो, हमें उस पर जाना चाहिए। उस जगह पे जाके समझ आई थी कि यार जो आप इतना अर्सा सारे दो मारते हुए आए हो ना, वो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आपने कुछ सही वाली चीज़ सीखी नहीं है। बैटल ऑफ बैंड से निकलने के बाद आई थिंक कि म्यूज़िक मेरे लिए शुरू हुआ। मतलब जब आप बैटल में उतरते हो ना, तब आपको पता लगता है कि आपका स्किल क्या है। मैं उस वक्त रिसेंटली आई जस्ट गॉट मैरिड उस वक्त, एंड आई हैड अ डॉटर जो कि भी साल की भी नहीं शायद हुई थी। मैं इसमें अपनी डेफिनेटली वाइफ को बहुत क्रेडिट दूंगा कि उसने इतना समझ लिया था, लेकिन टफ था क्योंकि सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक आपके पास फ़ोन्स नहीं होते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी प्रॉबेबली मेरी बेटी ने की होंगी जो कि मैंने उस वक्त मिस कर दी होंगी। अभी भी जो आर्टिस्ट, फेलो आर्टिस्ट या बैंड्स जो मुझे सरवाइव करते नज़र आ रहे हैं, वो वही हैं जो लाइव म्यूज़िक कर रहे हैं। मोरक्को में, इंडिया में, चाइना में, इन 3 डिफरेंट मुल्कों में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान में परफॉर्म कर चुका हूँ। एंड इवन दो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इवन दो जो कि लैंग्वेजेस वो हमारी अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन क्राउड जो है वो हमारे साथ ज़रूर जल इन कर जाता था। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस दे वुड बी म्यूज़िक के रिदम के साथ दे वुड बी मूविंग अबाउट। पर्सनली मी इन रियल लाइफ एंड मी ऑन अ स्टेज इज़ अ डिफरेंट पर्सन. So on the stage I'm in my zone, I enjoy, headbang and everything, लेकिन इनको पता है जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो मैं फ़ौरन गायब हो जाता हूँ। और यूनिवर्सिटी में शो था और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट लाहौर से आ रहा था प्ले करने, और हम 4-5 टाइम लोगों को बुला लिया गया जल्दी कि आप लोग 5 बजे आ जाएं ताकि जल्दी आप जो है ना शुरू कर लें। तो बड़ा आर्टिस्ट भाई थे, वो आ गए उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा जी मैंने वापस जाना है, तो मैं तो बस अभी आऊँगा स्टेज पे। तो वो जैसे ही हम स्टेज पे चढ़े तो वो उधर एक भाई बाउंसर से खड़े थे, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से ये कंधों शंधों पे धक्के शक्के देखे, चलो भाई चलो नीचे उतरो। उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्या मैं ये
करूँ म्यूज़िक में, घुसूँ कि ना घुसूँ। हमारा शो था नेशनल आर्ट गैलरी में और उस वक्त बड़े बड़े बैंड जो थे ना में कम्पीट कर रहे थे। बैटल ऑफ द बैंड्स हो रहा था, हमने बजाना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है मेटालिका का गाना था फेड टू ब्लैक। हमने शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू करते जैसी 3 जजेस जो कि बहुत मशहूर है, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट उनमें से एक ने ना इस तरह से वाइट फ्लैग उठा के ऐसे ऐसे किया। हम बजाई जा रहे हैं, वो बेचारा झंडा हिलाई जा रहा है कि भाई ये रुक जाएंगे कभी ना कभी। नहीं रुके तो उन्होंने माइक में बोला भाई रोक देना, कब से वो बेचारा झंडा हिला रहा है। तो हमने जब पूछा ही क्या, उन्होंने कहा आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि आप लोग मतलब प्ले करो, कुछ ऐसा करो। एक बैंड को एक कंपनी के कॉर्पोरेट शो मिलता है, बीच में एक मिडल मैन है। वो मिडल मैन आपको वो एक शो लाख रुपए में देता है। इन रियलिटी वो आपको बाद में कहीं जाके 2 साल बाद पता चलता है वो जो शो आपने लाख रुपए में प्ले किया था वो मिडल मैन ने आगे 2.5 लाख का बोला हुआ था। अगर एक आर्टिस्ट के नाम पे 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, निकल रहा है, तो उसको एक कम प्रोपोर्शन क्यों मिल रहा है? मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं बोल दूं कि हाँ हमने भी स्ट्रगल की है, नीचे कर आने वालों को भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमने जो किया है हमें आने वाली नस्लों के लिए उसको बेहतर करना है। वैसे तो पाकिस्तान में आर्ट की बड़ी बात होती है कि जी पेंटर है, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है, या राइटर है, बहुत अच्छा लिखा है। फाइन, मैं उस चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं, मुझे बल्कि खुद बहुत पसंद है पेंटिंग और आर्ट। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि म्यूज़िक को लोग आर्ट कंसिडर ही नहीं करते। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़। कभी आपको कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे, आपको रिकॉर्ड लेबल्स नहीं मिल रहे, आपको इतना यू कैन नॉट डू कमर्शियली वेरी वेल अनलेस यू आर अ वेरी गुड बैंड। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा जो कि सिंगिंग भी करते थे, तबला नवाज भी थे। तो उनकी जब डेथ के बाद मुझे बहुत ही क्रिटिकल सी पोजीशंस देखने को मिली। 10 साल पहले तक 2 म्यूज़िक चैनल्स मेन आपको काम करते हुए नज़र आ रहे थे। म्यूजिशियंस को टीवी शोज़ पे जाके बात करने का मौका मिल रहा था, उन्हें म्यूज़िक वीडियोस टीवी शोज़ टीवीज़ पे जाके प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा था। एक ग्रुप 5 चैनल्स चला रहा है, उनमें से एक म्यूज़िक चैनल था, तो उसने उस म्यूज़िक चैनल को बंद किया फॉर वट एवर रीजन्स, और उसने उसको एक न्यूज़ चैनल बना दिया। म्यूजिशियंस की एक कम्युनिटी बननी चाहिए थी जो इस चीज़ पे क्वेश्चन करे कि ये म्यूज़िक चैनल बंद क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि फर्स्टली देयर आर पीपल जो कि मोस्टली मेजॉरिटी पीपल दे डू एंजॉय म्यूज़िक, बट ऑन द अब जब वो एक सरफेस पे वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट रिलीजन में ये चीज़ अलाउड नहीं है। गाने पाकिस्तान एक अवार्ड शो होता है जो कि इस दफ़ा डिजिटली हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना। उसमें हम लोग बेस्ट रॉक सॉन्ग कलंदर के लिए नॉमिनेट हुए थे अलॉन्ग साइड स्ट्रिंग्स एंड रोजन। सो वो हमारे लिए वैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक पिंडी का बैंड, उनको एक दिन मेल आती है रात को, मुझे याद है सुबह 3 बजे आई थी, मैं दाना को कॉल की थी, मैंने कहा भाई मेल आई हुई। पहले तो हमें यकीन नहीं आया, हमें लगा कि मजाक कर रहा है हमारे साथ, इतनी लंबी मेल लिखी हुई। पूरा पाकिस्तान तकरीबन हमारे बैंड ने प्ले किया है पिछले 2-3 सालों में, और आई एम कॉन्फिडेंट कि कुछ अरसे में या कुछ टाइम में हम लोग एटलीस्ट एक अपने जॉनरा के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी बन चुके हैं। वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं जी आशिक की तरफ। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे तो मैं भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि नजम की इतनी गहरी वाबस्तगी है मौसीकी से कि उनके इतने सवाल आते हैं कि बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जी करनी भी चाहिए आपको। अब आपकी तरफ है। चलते हैं आशिक की तरफ। आशिक, मैंने सुना है आप एक गाना है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे यकीन है यहाँ पे सभी को पसंद होगा, चाप तिलक, जो बहुत अच्छा गाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा गा के सुनाएं। जी जी za 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 again ni ni za ni ni za za wait ni ni za 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 re ga re za ni ni za 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 ni ni za sa 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 re ga re sa ni ni za 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 ni ni za 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 sa re ga re sa ni ni za 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 चाप तिलक सब छीन ली रे वो से नैना मिलाई के
छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैनों में आई 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 के, सुध बुध मोरी छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, मदवाली कर ली देली रे मुझसे नैना मिलाई के, चाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ जी हरी हरी, जी हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ कर ली देली रे मुझसे नैना, देखो जी मुझसे नैना, बलमा ने मुझसे नैना, पिया ने मुझसे नैना, ख्वाजा ने मुझसे नैना, आका ने मुझसे नैना मिलाई के, चाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के। वंडरफुल, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। तो आशिर, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? दादा से ही आती है, ठीक है, और अभी किस से सीख रहे हैं? कौन जो है आपके उस्ताद हैं इस वक्त? मेरे उस्ताद जो मर्ज़ी आप कह रहे हैं वो दादा वही थे, ठीक है। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, ठीक है। वो मेरे अब्बू भी थे, दादा अब्बू भी थे, उस्ताद भी थे, और सब कुछ वही थे, उन्हीं को ही देखा है। लेकिन इंस्पिरेशंस में मुझे बहुत सारे हैं। सजाद अली साहब मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, और राहत फ़तेह अली खान साहब को मैं सुनता हूँ, उनकी कवाली, और मुझे कवाली और गज़ल दोनों बहुत, और इंस्ट्रूमेंट्स का मुझे बहुत शौक़ है। और जो उस्ताद अजमल खान साहब हैं, मैं उन्हें बहुत सुनता हूँ तबले में, जाकिर हुसैन साहब को, तारी साहब को, तो इसलिए बस। तो मतलब पूरी लिस्ट है एक जो आपने तैयार की हुई है। बिल्कुल, मैं एक एक घंटा, फिर 15 मिनट एक को सुना, फिर अगर उस मेरा टेम्परामेंट उस साइड नहीं बन रहा तो फिर मैं कोई और अपना वो बदल लेता हूँ उस वक्त, फिर कोई और मूड पे डिपेंड करता है बिल्कुल, सारी बिल्कुल। सिचुएशन। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा सबसे अच्छा बजाता है? मैं गिटार हल्का सा प्ले कर लेता हूँ, लेकिन हारमोनियम मुझे थोड़ा सा बेहतर आता है। अच्छा, हारमोनियम वो सही प्रॉपर भी सीखा नहीं है, लेकिन बजा लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। तो सीखना है आगे, ये भी साथ साथ हारमोनियम भी। जरूर। तबला मैं शेरी भाई से सीख रहा हूँ, और गिटार शेरी भाई की तो क्या बात है। शेरी भाई का तो तबला और गिटार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बल्कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का, राहत साहब का जिक्र हुआ। शेरी भाई, मुझे वो भी वक्त जो है आप थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी फ़ैमिली और खान साहब की फ़ैमिली का पुराना बरसों का ताल्लुक़ है जो आज दिन तक कायम है। पुराने वक्त की बात की जाए तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हलीमा आपको भी ये नहीं पता होगा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जब खुद कवाली सुनने का मूड होता था तो वो इनके दादा से सुना करते थे, और इस वक्त भी इनके चचा जो हैं वो राहत साहब को जो है ना वो सुनाते हैं। तो ये मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछली आई थिंक 5 नस्लों से नुसरत साहब की जो फैमिली है और मेरी जो फैमिली है, हम हमारी फैमिली बिल्कुल मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग हैं। और मेरे दादा जो थे वो नुसरत साहब के वालिद के शागिर्द थे। देन मेरे चचा जो हैं सारे वो नुसरत साहब के शागिर्द हुए। देन क्योंकि मेरी फील्ड एज सच उस तरह कवाली नहीं रही, लेकिन जो मेरे बाकी कज़न्स हैं वो दे आर स्टूडेंट्स ऑफ राहत साहब। तो ये प्यार मोहब्बत हमारा बड़े अरसे से माशाल्लाह चल रहा है। अल्लाह इसको कायम रखे हमेशा। अच्छा शेरी भाई, मुझे ये बताएं कि 90s का जो दौर था उससे समझा जाता है कि पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे अच्छा दौर था, तो वो दौर क्या कभी वापस आ सकता है?
तब मैं वैसे बड़ा छोटा था, मुझे नहीं नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि उस ज़माने में ना ओरिजिनल्स बहुत बन रहे थे। मतलब सजाद अली साहब ओरिजिनल्स बना रहे हैं, हदीका कियानी, आवाज़, वाइटल साइंस, जुनून, और बहुत सारे नई नई चीज़ें हो रही थी। मतलब कभी किसी ने बेबिया गाना जब सजाद साहब का आया, उसमें राग दरबारी का टच है, तो उससे पहले कभी किसी ने पाकिस्तान में डांस करते हुए राग दरबारी नहीं देखा था, या पाकिस्तान ने कभी आलमगीर साहब जैसे दौड़ते दौड़ते गाने गा रहे होते थे, वो कभी नहीं देखा था। या जीप में शुएब मंसूर साहब ने जो वीडियो शूट किया दिल दिल पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। सेम है सलीम जावेद का जब जुगनी आया तो उसमें रैप था, बेंजामिन सिस्टर्स ने उसमें रैप किया, तो सब चीज़ें ना नई नई हो रही थी सब कुछ। और कुछ अच्छा, मेरा थोड़ा सा बिलीव ये भी है कि आपको याद होगा कि जब आप फर्स्ट डे स्कूल गई, या आपका जो पहला बस्ता है वो आपको याद है अभी तक। बिल्कुल याद। आपको वो ग्राउंड याद है जहाँ पे आप खेलें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड है, लेकिन उससे इमोशनल थोड़ी अटैचमेंट है। अब हम लोग जो है ना, हम उस दौर से इमोशनली भी अटैच्ड हैं, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। हमें इमरान नज़ीर अभी तक याद आता है, या हमें कह लें कि ब्रायन लारा जो है अभी तक याद आता है। हालांकि उनके रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं, आगे आगे बाबर आजम जैसे प्लेयर्स आ गए, या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स आ गए, लेकिन मेमोरी में क्या है कि नहीं यार, ब्रायन लारा जब आता था ना तो ये होता था, वो होता। तो ये समहाउ वो वाली बात भी ठीक है कि उस दौर में बड़ा ओरिजिनल काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, और ये दूसरा आंसर भी मौजूद। चलिए जी, अब चलते हैं हम सेगमेंट पे, और सेगमेंट से वापस आके दोबारा से शेरी भाई से कुछ सुनेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। शेरी भाई आपकी तरफ आऊँगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारे सिंगर्स जब यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती,
और जब वो कहीं बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो उनको भी ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारी वेटेज अब ज़्यादा हो गई है, और हम भी उनको ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये वाकई इतना बड़ा सिंगर है कि इसको दूसरे लोग भी बुला के गवा रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये सिर्फ म्यूज़िक में नहीं है, अगर आप किसी साइंस की दुनिया में चले जाएं, ठीक है, जब तक वो जर्मनी से फ्रांस से होके नहीं आते हम लोग उनको साइंसदान नहीं मानते हैं। लेकिन अभी ये हुआ कि अब वो जो बाहर के ममालिक वाला टैग था ना, वो किसी हद तक कोक स्टूडियो ने ख़त्म किया, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अब जब तक आप कोक स्टूडियो नहीं कर लेते तो आप लोग आपको सिंगर ही नहीं मानते। मतलब मैं एग्जांपल देता होता हूँ रफ़ाकत अली खान साहब की, तू कुजा मन कुजा दिल गाया, मतलब वो बचपन से इतने ही सुरीले है, वो उस्ताद शुरू से थे, लेकिन किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन हमने उनको तब माना जब उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे किया जहाँ पे सब जो एक फाइनल है अब डेस्टिनेशन, हालांकि नहीं है, लेकिन आजकल वो फाइनल, बल्कि अनफॉर्चुनेट। ठीक है, हमारे पास वक्त भी चूंकि कम रह गया, ठीक है, हम लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप कोई मैसेज दे दें। बल्कि आशिर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, ठीक है, हम आपको फिर भी बुलाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मली अभी जो है वो क्लोजिंग दे रहे हैं, ठीक है। मुझे और हलीमा को यहाँ से दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम लोग कलाम सुने, ठीक है, और फिर उसी पर वाइंड अप किया जाए। तो शहरी भाई, रिक्वेस्ट करने की इजाज़त है? बिल्कुल। रिक्वेस्ट ये है कि कोई नसीरुद्दीन नसीर साहब की गज़ल अगर आप सुना दें। जी बिल्कुल, मुझे उनकी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, वो मैं उसकी 2 अशार आपको। जी जी। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश। मैं आपका घर आपका आइए 1000 बार, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश। यूं मद भरी निगाह उठाया न कीजिए, यूं मद भरी निगाह उठाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश। कहिए क्यों आप महव हैं किस किस ख्याल में, बड़ा खूबसूरत शेर। कहिए क्यों आप महव हैं किस किस ख्याल में, हमसे तो दिल की बात छुपाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो।
क्या बात है। बहुत शुक्रिया शेरी भाई आपके आने के लिए। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी एक और सुबह में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह के पास। हाफ़िज़।